स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, अपने टॉपिक चल रहा था कौन सा, कार्बन, और कार्बन की 3 श्रेणियां बताई थी मैंने। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हुआ, एकल बंध, तो वो एन आएगा, यानी कौन सी श्रेणी बनेगी? अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुआ, द्विबंध, तो इन आएगा, तो उसे आप कहोगे एल्कीन। अगर हुआ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो उसे आप कहोगे एल्काइन। 3 श्रेणियां बताई थी। एल्केन अपने पूरी पढ़ चुके हैं। सारी गैसों के फॉर्मूले बताए थे, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तरीका बताया था, एल्कान का सूत्र भी बताया था, सारी गैसों के फॉर्मूले बताए थे। मेन इसमें मेथेन थी, वो भी पढ़ ली थी। एल्केन में इतना ही पढ़ना है, बाकी आगे चर्चा करेंगे, अभी आपके काम के लिए। अब 2 नंबर शुरू करेंगे आज अपने, कौन सी? कार्बन में एल्कीन श्रेणी शुरू करिए। हेडिंग डालो एल्कीन श्रेणी, ए धातु में चल रही है अपनी। तो अपने शुरू करते हैं कार्बन की दूसरी श्रेणी, एल्कीन श्रेणी। अन्य नाम मैंने बताया था, एल्केन का अन्य नाम क्या है? पैराफिन्स। एल्कीन का अन्य नाम ओलिफिन्स। लिखवाए भी थे। अच्छा, इस श्रेणी के अंदर सबसे पहली बात, एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध होगा? द्विबंध होगा, यहां पर डबल बॉन्ड होगा। इस श्रेणी का अनुलग्न क्या है? अनुलग्न क्या होता है? पीछे लगने वाले शब्द, पूर्व पहले, अनुलग्न, सॉरी, हाँ एल्कीन पढ़े ना, अनुलग्न होगा इन। डबल बॉन्ड की बात हो रही है ना। चलो, अब अगर बात करें इस श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा? बताया था, फॉर्मूले का रट्टा मार लो। अगर आप कहोगे CnH2n+2, ये तो एल्केन है, +2 हटा दो एल्कीन है, -2 लगा दो एल्काइन है। बताए थे, यहां पे फॉर्मूला बनेगा Cn। फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, ढंग से इसको ऑब्जर्व करो। फॉर्मूला कह रहा है कि जो कार्बन की संख्या है ना, उसका 2 गुना हाइड्रोजन है। यही बोल रहा है फॉर्मूला। कार्बन की जो संख्या है उसका 2 गुना हाइड्रोजन है। कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 8, कार्बन 5 तो हाइड्रोजन 10, कार्बन 10 तो हाइड्रोजन 20, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 2। ऐसे सब में नहीं होगा। अब देखो, अपने पास पूर्व लगन कितने थे? 10 थे। पूर्व लगन अपने पास थे 10। कहां से कहां तक? मेथ से लेकर के डेक तक थे। चलो, अपने मेथ से लेकर डेक तक शुरू करते हैं। अब कैसे बनाओगे? पहली चीज मैंने बोला, मान लो इसमें लास्ट में इन आना चाहिए, तो मेथ से लेकर डेक तक सबके लास्ट में पहले इन जोड़ते हैं। मेथ के पीछे इन जोड़ेंगे, मेथिन, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। ऐसे बनेंगे। पहले तरीका सिखाता हूं कैसे बना। मान लो मैंने कहा कि एथीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 फॉर्मूले आ गए आपके पास, ABCD 4 ऑप्शन है, निम्न में से एथीन है। 4 सूत्र लिखे मिलेंगे। पहली बात आप बोलोगे, किसका फॉर्मूला पूछ रहा है? एथीन का। पहले आप सोचो, एथ आ रहा है, तो ये मैथ, ये एथ। एथ का मतलब कार्बन कितने होंगे? कल सिखाए थे। प्रोप का मतलब कार्बन 5, डेक का मतलब कार्बन 10, एथ का मतलब कार्बन 2, मैथ का मतलब कार्बन 1। इसने एथ बोला, पहले एथ बना लो। मैथ एथ, एथ बन गया, ये बंद लगा दिया कार्बन कार्बन बीच। अब लास्ट में आ रहा है इन। इन का मतलब होता है एकल बंध, द्विबंध की त्रिबंध। इन का मतलब है द्विबंध आना चाहिए। तो ये तो मैथ और एथ, ये एन, इन बन गया। अब कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। कल सिखाई थी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? प्रत्येक कार्बन को कितने बंध मिलने चाहिए? 4 बंध मिलने चाहिए। इस कार्बन को कितने बंध मिल रहे हैं? 2 मिल रहे, 3, 4। अब आप बोलो सर मैं ऊपर लगा दूं क्या? कोई टेंशन नहीं है, आपका मन करे यहां लगा दो, किसी का मन करे सर जी मैं दोनों यहां लगा दूंगा, यहां कैसे लगा दो, बंद 4 पूरे होने चाहिए, फर्क उससे नहीं पड़ता। 2, 3, 4। इस कार्बन के 4 बंद पूरे हो गए, इसके भी 4 पूरे करो। 1, 2, 3, सारे बंद कौन पूरे करेगा? हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन ही पूरे करेगा। जहां बंद दिख रहे हैं वहां हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन 2,
हाइड्रोजन C2H4 क्या बन गया? मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो, ब्यूटीन का सूत्र बना के बताओ, ब्यूटीन का, है ना? आपको बनाना है ब्यूटीन। सूत्र से तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो इतना मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है। C4H8 बनते कैसे वो सिखा देता हूं। ब्यूटीन बनाना है तो पहले ब्यूट बनाओ, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट का मतलब कार्बन 4 हो गए पूरे। अब बंद बनानी, जोड़ दो। अब लास्ट में आ रहा है इन, ब्यूटीन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब ऐसे नहीं है कि सर डबल बॉन्ड है तो आप अपनी तरफ से कलाकारी ये मत करना कि ऐसे कर दूं क्या, सब में नहीं लगानी है। आपका जहां बंद करे कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड दे दो। ये क्या है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, अभी तो ये ब्यूट बना है, इन करना है, डबल बॉन्ड देना है। किसी का मन कर रहा है सर यहां लगा दूं, कोई टेंशन नहीं है, लगा दो। किसी का मन कर रहा है मैं तो अटे को लगाऊंगा, यहां लगा दो। किसी का मन कर रहा है मैं तो यहां लगाऊंगा। आपका जहां मन कर रहा है एक जगह पे कहीं लगाना है। मेरा मन किया मैंने यहां लगा दिया। अब प्रत्येक कार्बन के 4 बंद पूरे, इसको कितने मिल रहे हैं? 2 3। इस कार्बन के 4 पूरे हो गए। इस कार्बन को 1 2 बंद मिल रहे हैं, 3 4। इस कार्बन को 2 और 1 3 बंद मिल रहे हैं, एक ही देना है, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कार्बन को 1 और 1 2 बंद मिल रहे हैं, 3 4। सारे कार्बन के 4 4 बंद पूरे हो गए। सारे बंद पूरे कौन करेगा? हाइड्रोकार्बन पड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन करेगा। 1 2 3 4 कार्बन C4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। C4H8 क्या बन गया? समझ गए? फॉर्मूले से, सूत्र से तो आप ऐसे बनाओगे संयोजकता पूरी करके। अब कितने, अब मैंने बोला आपको मान लो कि मेथिन का सूत्र बताओ, जिसे पूछूंगा भाई बोलेगा। मेथिन गैस का सूत्र बनाना है, जिसे पूछूंगा वो बताएगा। इस लाइन में कौन बताएगा? फर्स्ट रो के अंदर कोई है क्या? मेथिन का सूत्र बनाओ, मेरे माथे पे उत्तर थोड़ी लिखा है, उत्तर माला यहां पे बना के देखो। मेथिन बनानी है, मेथिन सूत्र बनाओ, कैसे बनेगा करो कोशिश। पुराने वालों को तो पता होगा, रट्टा मरा दिया मैंने, तुम लोग नहीं बोलोगे, पेपर में आते उछल पड़ोगे। CH4, चलो आप ऑप्शन बोल रहे हो भाई, पहला लिखते CH4 और कोई CH2, चलो सेकंड ऑप्शन डालते CH2 और कोई। ऑप्शन तो 4 तो पूरे करो यार कम से कम, ऐसे मत करो। C बोलो कोई और, कुछ भी मन में आ रहा होगा। इनमें से कोई नहीं, चलो C डाल देते, इनमें से कोई नहीं। अब D तो बोल दो, एक और बोल दो। अच्छा क्वेश्चन तो बड़ा बढ़िया बना रहे हो, ए और बी दोनों लो, चलो बना देते तुम्हारे लेवल से। तुम लोगों ने बोला भाई, बोला मैंने, इसमें उत्तर भी है, ऐसी बात नहीं उत्तर नहीं है। इधर देखो, पहली बात तो आपको बनानी है मेथिन, तो ये बना मेथ, मेथ तो बन गया। अब बनाना इन, अब आपने कहा एन और इन, कार्बन के 4 बंद पूरे करने, 2 तो मिल रहे हैं, 3 4, ये तो हाइड्रोजन ने पूरे कर लिए। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में 1 नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 ही कक्ष होगा, पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। अब मान लो, इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो? इसका मतलब है इस कार्बन है ना, ये कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर किसी को कि आ जाओ ले लो भाई। इधर मान लो हाइड्रोजन आ भी जाए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको 1 की जरूरत है, पहला कक्ष आप इसको 2 दे रहे हो, 2 देने का मतलब आप पहले कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन घुसेड़ रहे हो, जबकि किसी परमाणु के पहले कक्ष में अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है? 2। 2n² याद आ रहा? बोर भी योजना आएगा ही नहीं, तो ये बंद तो लेगा नहीं। जब ये बंद लेगा नहीं तो एक स्टूडेंट आ रहा है बाहर, देखना 12 घड़ियों से फोन कर रही। इधर देखो, अब ये बंद कोई लेगा नहीं तो ये खाली रहेगा, मतलब ये बनेगा नहीं। तो एल्कीन श्रेणी की ना तो मेथिन गैस होती है ना ही कोई फॉर्मूला है, उत्तर है सी, मेथिन नहीं होती। आगे वाली सारी होती है नो की नो। कैसे? अब आपको सिर्फ एथिन कैसे होगी? एथिन अभी बनाई थी मैंने, एथिन बनाना है। ये मैथ और एथ अभी बोला है मैंने, कार्बन कार्बन के बीच आएंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ना कि हाइड्रोजन नाम लिया था मैंने। अब ये तो आ गया मैथ एथ, एथ तो बन गया। क्या बना रहा हूं मैं? मेथिन के बाद नो बनेगी ना आगे, एथिन प्रोपीन ब्यूटेन डेकिन तक नो और बच गई, ये बनेगी, बिल्कुल बनेगी। मैथ एथ एन इन, ये लो 4 बंद। हाइड्रोजन को सिंगल सिंगल दे रहे हो, ले सकता है। C2H4 हो गया, तो मेथिन होती नहीं है, यहां नो ही गैसें बनेगी। तो सबसे पहली खास बात लिख लो,
एल्कीन श्रेणी की मैथीन गैस नहीं होती। पेपर में आए मैथीन गैस का रासायनिक सूत्र, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या होता ही नहीं है। नोट लगा के पहले लाइन लिख लो, एल्कीन श्रेणी की मैथीन गैस नहीं होती है। प्रतिस्थापित जोड़ने से बाद में कुछ अलग बनता है श्रेणियों के अंदर। 10th लेवल तक मैथीन नाम की कोई चीज नहीं है। आगे एल्डिहाइड अंदर पढ़ते हो आप +2 के अंदर, 12वीं लेवल की बात करो तो आप अभिक्रिया करवा के कार्बन 1 से कुछ बना सकते हो। 10वीं लेवल तक मैथीन नहीं है। एल्कीन श्रेणी की, यहां लिख देता हूं मैं, एल्कीन श्रेणी की मैथीन गैस, मैथीन गैस नहीं होती है। एल्कीन श्रेणी की मैथीन गैस नहीं होती है। इतना उतारो फटाफट। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी वेट करता रहता हूं, संडे आएगा मजे से सोएंगे। कल है। इधर देखो, एल्कीन श्रेणी की मैथीन गैस नहीं होती है, ठीक है। तो मैथीन को छोड़कर फिर आगे शुरू करेंगे। इसको रफ कर दूं तो फिर मैथीन के बाद किसका नंबर लगे? मैथ के बाद क्या आता है? ये इतना मुश्किल है, तुम लोग सोच रहे हो कि फॉर्मूले बता रहे, इतना मुश्किल है पर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना हो जाएगा। इंटरेस्ट जिसमें नहीं बनता है ना वो बनाना पड़ेगा। फिर एथ में जोड़ दो, फिर आगे सारी आ जाएगी। एथीन, प्रोपीन, हाँ ब्यूटीन, सारी बना लो आगे। पेंटीन, फिर हेक्स के पीछे इन जोड़ोगे, हेक्सीन। कार्बन 7 होंगे तो हेप्ट, पीछे इन हेप्टीन, फिर ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन। कितनी बनेगी? मतलब 9 बनेगी, एक गायब होगी, ठीक है ना। पहले वाले 10 बनी थी, अब 9 बनेगी। सबके फॉर्मूले हैं बिल्कुल। एल्कीन पढ़ रहे हैं तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। पहला तरीका तो मैंने बताया था वो चोदकता से। दूसरा तरीका है सूत्र। सूत्र में रखो, आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे? मानो आपको बनाना है हेक्सीन, तो आपको पता होना चाहिए हेक्सीन, तो आप पढ़ोगे हेक्सीन मतलब एल्कीन, एल्कीन तो CnH2n। हेक्स बोल रहे हैं, कार्बन 6 है, C6H 2 गुणा 6, C6H12, ये बन गई हेक्सीन। डायरेक्ट तरीका ये है, सबसे आसान, अगर सूत्र याद हो तो, नहीं तो वैसे बंद बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। एल्केन में ये थी एल्केन, इधर देखो, अगर होती है एल्केन तो ये जोड़ते तब आती है 14, तब ये हेक्सेन होती। ये हेक्सेन नहीं है, यानी एल्केन श्रेणी तो खत्म ही होगी, ये एल्कीन चल रही है। तो हाँ ऐसे 2 कम होंगे, ठीक है। अब आपको बनाना, मान लो ब्यूटीन, तो आप यहां पे ब्यूट मतलब कार्बन 4, C4 और H8, ऐसे बन गई ये C4H8। ऐसे ये C5H10, ऐसे ये C2H4, C3H6, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? 2-3 बार बता चुका हूं। फॉर्मूला बोल रहा है एल्कीन का जो कार्बन की संख्या है उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा। वही है, देख लो, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16, 9 2 18, 10 2 20, सारी की सारी। अब ध्यान रखना खास बात, ये जो एथीन गैस है इसी को ही कहा जाता है एथिलीन गैस। कच्चे फलों वाली, कच्चे फलों को पकाने में एक होती है, बढ़ाने में फर्क है ना। पेपर पूछते कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस काम आती है? एसिटिलीन काम आती है। वो आगे वाली श्रेणी एल्काइन, उसकी पहली आएगी एथाइन आएगी ना, उसको एसिटिलीन कहते हैं। वो कच्चे फलों को पकाने काम आती है, कच्चे फलों को बढ़ाने काम आती है। एक होता है बढ़ावा, एक होता है पकावा। कच्चे फलों को पकाने में आगे पढ़ेंगे,
इसी का नाम ध्यान रखना है। देखो एथीन, एथिलीन, इन की ध्वनि आ रही दोनों में, नहीं आ रही? एथीन इन, एथिलीन इन, इन मतलब एल्किन। ये नाम ध्यान रखना इतना सा, ठीक है? आगे आगे पढ़ेंगे, इसको खत्म करते हैं। आगे वाली श्रेणी पढ़ लूं फिर अंतर बताऊंगा। अभी भूल जाओगे तुम लोग कि एथाइन लिखूं कि एथिलीन लिखूं, बाद में क्वेश्चन लिखवा दूंगा। पहले इसको खत्म करते हैं। इसके बारे में और आपको ज्यादा जानकारी, सिर्फ सूत्र ध्यान रखने। एल्किन खत्म। अब तीसरी लास्ट श्रेणी पढ़ते हैं, एल्काइन श्रेणी। एल्काइन मतलब एन, इन, आइन। तो बंद कौन सा होगा? एकल बंद, द्विबंध की त्रिबंध? त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड होगा। रफ कर दूं? इधर ध्यान दो। कुछ खास बात, एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा आबंध पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। त्रिबॉन्ड नहीं कहना, या तो त्रिबंध कहो या ट्रिपल बॉन्ड कहो। त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? त्रिबॉन्ड नहीं कहना है, त्रिबंध बोलो या ट्रिपल बॉन्ड बोलो, ठीक है? आधी हिंदी आधी अंग्रेजी। तुम लोग तो क्या कर रहे हो, घिस घिस के मार रहे हो इसको। ऐसे नहीं करना। याद को रख है, याद थे रखोगा ना पढ़िया तो, ठीक है? हाँ तो कौन याद रख? थर का कितना कितना है, कितना गया है? और राशि बे याद राखसी थे ना, याद रख थर पोता याद राखसी जे ब्याह हो तो कोई न कोई तो याद रखेगो। याद थे ही रखूंगा, इन कोई फर्क कौन पड़े, थे ना पड़ेगा थर भाई कोई और पड़ सी सीटें किसी को तो मिलेगी मिलेगी जॉब। कौन याद रखे? या तो बंद में बैम है धरो, याद रखोगे थे कि पढ़ लेता तो ठीक रहता, ठीक है? याद थे रखोगा तो वो रखे। अनुलग्न क्या इसका? एल्काइन। बढ़िया बढ़िया नोट्स बना लो, कल को आपका पोता पढ़ेगा ना, मेरे दादा ऐसे लिखते थे, है ना, काम आएंगे। ये तो जिंदगी भर चलेगी। एल्केन आज भी, आज से 50 साल पहले भी थी और आज से 50 साल बाद भी होगी, चेंज नहीं हुआ। मेथेन है वो मेथेन ही रहेगी। मेथेन है उसको, ये तो बाद में नहीं, राम कुमार गैस है, एस तो नहीं हो तो मेथेन रहनी रहनी, तो भविष्य में काम आएगी। टाबरा काम आज से नोट्स बढ़िया बनाओ, ठीक है? अच्छा हाँ, उम्मीद ही कौन था ने ब्याह हो सी तो जनगणना कराना ऐड होगी धरती पर। इधर देखो सूत्र बाहर हो। अब देखो फॉर्मूले मैंने बताए थे, रट्टा मार लो अपने माइंड में, बार बार मैं याद करवा रहा हूं। पहली एल्केन, दूसरी बता रहा हूं मैं, याद करवा रहा हूं। पहली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इतना ही फर्क है। रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। पहले में +2, दूसरे में हटा दो, तीसरे में लगा दो। अब ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ढंग से सोचो। क्या बोल रहा है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बोल रहा है जो कार्बन की संख्या है ना, उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे, ये बोल रहा है। अब इसमें भी वो अनुलग्न हमारे सेम ही है, आइन, और पूर्वलग्न हमारे पास कितने हैं? 10। वही मेथ से लेके डेक तक। इसमें भी मेथाइन नहीं बनेगी, मेथाइन नहीं बनेगी ना मेथ, तो एन इन आइन। अब ये बन तो हाइड्रोजन ले लिया, ये कौन लेगा? खाली पड़ा रहेगा, बनेगी नहीं। यहां भी नोट लगा के लिख लो, एल्काइन श्रेणी की मेथाइन गैस नहीं होती है। एल्काइन श्रेणी की, एल्काइन श्रेणी की मेथाइन गैस नहीं होती है। मतलब मेथेन एक ही होता है ना, तो मेथीन है ना ही मेथाइन है। आगे सारी है, एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ऐसे लास्ट चल रहा होगा 10 पे। डेकेन, डेकीन, डेकाइन। मेथेन एक ही है, बाकी आगे वाली नहीं होती, बाकी सब है। मेथाइन गैस, तो पेपर पूछेंगे मेथाइन गैस का सूत्र, उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, मेथाइन गैस नहीं होती है। ये पहली खास बात। बाकी बना लेते हैं। कहां शुरू होगी फिर? सीधा एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है, हेक्साइन। कार्बन 6 पे हेक्स आता है, 7 पे हेप्ट तो हेप्टाइन, 8 पे ऑक्टाइन, 9 पे नोनाइन, 10 पे डेकाइन।
ये है 28 गैसें सारी की सारी। फॉर्मूले सेम ही है। एथाइन का बनाना है, मान लो प्रोपाइन का बनाना है, ब्यूटाइन का, पेंटाइन का। कैसे बनाएंगे? वो तो तरीका ही है। जैसे प्रोपाइन बना, सूत्र से एक सिखा तो बाकी तुम लोग समझ जाओगे। प्रोपाइन बनाना है तो मैथ एथ प्रोप, प्रोप बन गया। आइन एकल बंद, द्विबंद के त्रिबंध? एक कहीं पर भी एक जगह लगाना है, एक जगह ही द्विबंध लगाना है, एक जगह ही कहीं त्रिबंध लगाना है। बंद 4 पूरे करने, 1 2 3 4। इसके देखो पहले से 4 पूरे हो रहे हैं, 3 और 1 4, यहां कोई बंद नहीं देना। इसको 3 मिल रहे, 1 और दे दो। कौन करेगा बंद पूरे? कार्बन 3 हाइड्रोजन 4, C3H4 क्या बना? प्रोपाइन। ऐसे बनाना है एथाइन, एथाइन तो C2H2। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला रख के देख लो। फॉर्मूला क्या है? कार्बन की संख्या का 2 गुना करो, उससे 2 कम कर दो। जैसे एथाइन बनाना, यहां देखो CnH2n -2 है, एथाइन कार्बन 2 है, C2H2 इंटू 2 -2, 2 दुए 4 में से 2 गए, C2H2 क्या बनी? एथाइन। ऐसे और भी देख लो। मान लो आपको बनानी है हेक्साइन, फॉर्मूला आपके पास है। हेक्स मतलब कार्बन 6, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां 6 लगा दो। C6H2 गुणा 6 -2, C6 6 दुए 12 में से 2 गए 10, C6 और H10। ऐसे आगे वाली सारी बना लो। C4H6, C5H8, C7H12, C8H14, C9H16, C10H18। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला कह रहा है कार्बन की संख्या का 2 गुना करो, उसमें से 2 घटा दो। 10 का 2 गुना 20 में से 2 गए, 7 का 2 गुना 14 में से 2 गए, 8 का 2 गुना 16 में से 2 गए। फॉर्मूला वही बोल रहे, देखो कार्बन की संख्या का 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन। ठीक है, ये लो। अब जो ये एथाइन गैस है, इसी को ही कहते हैं एसीटिलीन गैस। इसी को ही कहते हैं एसीटिलीन गैस। यानी एल्काइन श्रेणी की पहली गैस ही क्या बनती है? एसीटिलीन बनती है। इसीलिए इस श्रेणी का अन्य नाम क्या है? एल्केन का पैराफिन्स है, एल्कीन का ओलिफिन्स है, इसका अन्य नाम एसीटिलीन श्रेणी है। क्यों? पहली गैस है एसिटिलीन है, तो नाम भी इसका वही है। इसी का ही अन्य नाम है एसीटिलीन श्रेणी। इंग्लिश में एसीटिलीन सीरीज कहते हैं इसको। जैसे एल्केन को कहते हैं ना पैराफिन्स, एल्केन को पैराफिन्स, एल्कीन को ओलिफिन्स, एल्काइन को एसिटिलीन सीरीज। क्यों कहते हैं? पहली गैस है। तो चाहे बोलो एथाइन, चाहे बोलो एसिटिलीन, चाहे बोलो C2H2, एक ही बात है। चाहे बोलो एथिलीन, चाहे बोलो एथीन, चाहे बोलो C2H4, एक ही बात है। अब इन दोनों गैसों का काम क्या है, अब समझते हैं दोनों में अंतर। उतार लिए? याद रहेंगे फॉर्मूले? उतार लो। तो एल्केन में कितनी गैसें बनी थी हमारी? 10। एल्कीन में कितनी बनी है? 9। एल्काइन में कितनी बनी है? सारी हो गया 28। पहले में 10, दूसरे में 9, तीसरे में भी 9। दूसरे में कौन सी गायब हुई? मेथिन। तीसरे में मेथिन। तो क्या समझ आया? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, तो फिर मेथेन, मेथिन नहीं है, मेथाइन भी नहीं है, आगे सारी है। एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ऐसे चलते चलते डेकेन, डेकीन, डेकाइन। समझ में आया? चलो अब देखो, अब इन दोनों गैसों की बात करते कि एसिटिलीन का उपयोग क्या है, इसका क्या है। दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे गए पेपर में क्वेश्चन। कल परसों आप पूछ रहे थे, आप पेपर में आया था वो। ठीक है ना, अंतर बताता हूं क्या कैसे करना है इसको। इधर ध्यान दो। आगे होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
आगे होते हैं, पर आप 10th लेवल तक 10 ही है, ऐसे 16 तक जाएंगे, डीजल बन जाता है C10 पे, कल सिखाया था ना। आगे और होते हैं, तुम लोग 10 याद कर लो काफी है। मैं कह रहा हूं 31 तक होते, 10 याद करो। अगर मैं आगे वाले 29 और बताऊंगा तो ये भूल जाओगे तुम लोग, यहीं तक होते हैं ना। कौन बताऊंगा, मेरी मर्जी, मास्टर मैं हूं, यही पढ़ लो। इंधन में बताऊंगा, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, असफाल्ट, लुब्रिकेट्स पढ़ेंगे ना, वहां बताऊंगा। अभी ये याद तो कर लो पहले, जरूरत पड़ेगी आगे आएगा वो। अब देखो, एक तो है, देखो दोनों ही काम आती है फलों में, फलों में भी काम आती है, सब्जियों में आती है ना, हरे के अंदर कोई भी। एक तो पूछेंगे कच्चे फलों को पकाने में, कृत्रिम रूप से, नेचुरल नहीं है, ध्यान रखना, बाहर से लगाएंगे सीधी बात है, सिंथेटिक है, कृत्रिम है। कच्चे फलों को पकाने में काम आने वाली गैस, एक तो ये पूछेंगे काम आने वाली गैस, एक तो है पकाना, एक इसी के ही साथ बोलेगा कच्चे फलों को बढ़ाने में। ज्यादातर ये सब्जियों के अंदर यूज होती है, कच्चे फलों को बढ़ाने में। इतना ही फर्क है, एक पकावा एक बढ़ावा। बढ़ाने में काम आने वाली गैस वाली गैस। अब देखो यहां पे नाम आया है पकाना, यहां नाम आया है बढ़ाना। अगर पूछे कच्चे फलों को पकाने में काम आने वाली गैस, तो आप बोलोगे एसिटिलीन गैस। जहरीली होती है ये, वैसे गैर कानूनी है, ये लगाते हुए को पकड़ा जाता है ना, इलीगल है, मान लो ये सजा होती है, गैर कानूनी काम है ये, पता नहीं लगता फिर भी लोग लगा देते हैं। एसिटिलीन, इसी का दूसरा नाम क्या है, अभी पढ़ा है, एथीनी, एथाइन, एल्काइन की पहली है ना ये, और ये भी नहीं आया तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, C2H2। तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। अगर पूछे कच्चे फलों को बढ़ाने में, तो आप कहोगे एथिलीन गैस, एथिलीन गैस। इसी एथिलीन गैस को दूसरा नाम देते एथीन गैस। एथीन तो मतलब एल्कीन, और एल्कीन मतलब C2H4, CnH2n फॉर्मूला आएगा, कार्बन की संख्या 2 गुना कर दो एथ, और ये C2H4 ये है। तो एथीन का दूसरा नाम होता है एथिलीन, एथाइन का दूसरा नाम होता है एसिटिलीन। ये तो कच्चे फलों को पकाने काम आती है, ये बढ़ाने काम आती है। ये जहरीली है, पकावा बढ़ावा में तो अंतर समझ गए होंगे। कच्चे फलों को पकाना, केरी से आम बनना पकावा है ना। यार वो मेरे वाला तो उदाहरण याद ही होगा, याद आ गया मुझे, हाँ बिल्कुल बन जाते हैं। सब्जियों के अंदर टीका लगाते हैं ना, रात को खेत के अंदर सब्जी है, टीका लगाओ, किसका, इसका लौकी है, सुबह लौकी का ये मिलेगा लौका, वो बढ़ावा है ना, वो अलग होता है। वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो हमारी पीयूष ग्रंथि। समझने वाली क्या बात है, ठीक है, तो पर्सन है प्राणी है, पेपर में ये थोड़ी क्या गाँव पाउस ना लो, तो समझने के लिए, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है, पर्सन है ये। दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन के टीके, ऑक्सीटोसिन के। गर्भवती महिला होती है, डिलीवरी नहीं होती है, तो यही टीका लगाते हैं उसको। पहली कंडीशन में तो 9 महीने में 280-228 दिन का बच्चा पैदा होगा, ठीक। बच्चा नहीं पैदा हुआ, परसों पीड़ा शुरू होती है, अपने एडमिट करवाते हैं। पहली कंडीशन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का टीका लगता है। उसने अगर गर्भाशय की दीवारों को सिकोड़ दिया, योनि मार्ग फैल गया, निष्कासन हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ऑपरेशन, वहीं पर भी काम आता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, हाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, वो क्या करता है, हमारे गौण लैंगिक लक्षण है ना, गौण लैंगिक लक्षण उनमें परिवर्तन करता है। गौण लैंगिक लक्षण जानते हो, गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं, किशोरावस्था में परिवर्तन आता है। किशोरावस्था में नर और मादा के शरीर में एक शारीरिक परिवर्तन आता है, जिसे कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीय लैंगिक लक्षण। 12, 13, 14 वर्ष में, इस वर्ष में नर के अंदर तो क्या होता है, परिवर्तन आएंगे, शरीर पर घने बाल आएंगे, दाढ़ी मूछ आएगी, ठीक है ना, त्वचा का कठोर होना, आवाज का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, ये नर के है। मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या होगा, आवाज का पतला होना,
शरीर पर घने बालों का ना होना, त्वचा का मुलायम होना, स्तनों का विकसित होना, नितंब में उभार आना, ये अगर है किशोरावस्था से पहले महिलाओं में अगर लगा दिया जाए ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का टीका, तो 13-14 वर्ष की महिला जो 17-18 वर्ष की दिखेगी। ये लगेगा उम्र कम होगी, मतलब शारीरिक परिवर्तन जल्दी आने लग जाएंगे। तो हार्मोन के काम होते हैं, मादाओं में हार्मोन निकलते हैं, सबको पता है। मादा जनन तंत्र से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नर में कौन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना? अब देखो, एक ध्यान रखना, इसी एसिटिलीन के साथ में आप जोड़ दो अगर ऑक्सीजन, तो ये काम आता है वेल्डिंग में। वेल्डिंग में काम आने वाला मिश्रण एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण वेल्डिंग करवाता है। ऑक्सीजन हटा दो तो कच्चे फलों को पकाने काम आएगी। गांव में आसानी से बना लेते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं ना माली लोग। आप मार्केट में जाते हो तो देखते हो कि आम है ऊपर रखे हुए बढ़िया सजा के, पैकेट बंद पड़ा एकदम शानदार दिख रहे मस्त, तो वो लोगों को क्या पता कि रात को इंजेक्शन लगा के पकाया होगा? पता नहीं चलता, रातों रात सब्जियां उत्पादन होता है। तो वो क्या होता है, हमारे पास एक केमिकल आता है कैल्शियम कार्बाइड नाम का, ये आता है कैल्शियम कार्बाइड मिलता है। जैसे हमारा चूना नहीं आता, ये चूना है ना, ऐसा कैल्शियम कार्बाइड आता है। इसको बाल्टी में डालकर पानी में ला लो, कैल्शियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया करवाओगे ना, विलेन के पैंदे के अंदर बैठ जाएगा कैल्शियम साड़ी, चूना बन जाएगा यार, ये गैस निकलेगी। इसके भरेंगे टिक्के। अब घिए की एक बेलो है, पूरे घर ने दपा दिया कोनी के, बस आधा घंटा पौना घंटा लगता है, बस फटाफट चिप देते हैं। बोल तो रहा हूं जहरीली है, नुकसानदायक है, पर खराब करती है। पर आजकल हर सब्जियों के अंदर पॉइजन आ रहा है, और हमारा शरीर है ना, उसके अंदर लीवर भी ऐसा हो चुका है कि पॉइजन को हमें ग्रहण करने की आदत पड़ गई है। पहले वाले जमाने में जो हमें अनाज मिलता था ना शुद्ध, वो अब है नहीं, पॉइजन ही पॉइजन खाते हैं हम। ठीक है ना? आप जहर का सेवन करो चाहे ना करो, जहर ही खा रहे हैं वैसे हम पूरे दिन, हर चीज के अंदर है। ठीक है? जैविक खेती कितने लोग कम करते है ही नहीं। जैविक वाली खेती करते हैं ना, वो गेहूं लेके आओगे 4,500-5,000 रुपए क्विंटल देते हैं, जैविक वाला लोग करते भी उत्पादन जैविक, सिर्फ गोबर की खाद डालेंगे और कुछ नहीं, पानी गोबर की खाद, तो वो 5,000-4,000 रुपए क्विंटल बिकती है। ये वाली 2,500 रुपए 2,400-2,500 बिकती है। फर्क है इन चीजों में। हाँ तो यही तो है ना, लेते भी ऐसा नहीं है कि लोग लेते नहीं है, लेते हैं जैविक वाली भी, पर बहुत कम लोग करते हैं जैविक खेती। इधर देखो क्या होता है, ये ऐसे बनती है जो एसिटिलीन गैस है ना, कैसे बनती है देखो, कैल्शियम कार्बाइड नामक यौगिक की जल से अभिक्रिया करवाते हैं। जल से अभिक्रिया करवाई, यौगिक डाला है, पानी से अभिक्रिया करवा दी, इधर बन जाएगा ये किसका सूत्र है? बिना बुझा चुना। ये तो बाल्टी के पैंदे में बैठ जाएगा, प्लस में गैस निकलेगी वो C2H2, ये बन गई एसिटिलीन गैस। जैसे ही उबलेगा वो ऊपर से बोतल भर लेंगे, लिक्विड के रूप में आता है, भर लेते हैं 2-4 लीटर की बोतल, फटाफट लगा देते। देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 बन गई। तो कृत्रिम रूप से कैल्शियम कार्बाइड नामक यौगिक की जल से अभिक्रिया करवा करके एसिटिलीन गैस प्राप्त की जाती है। रिएक्शन है ये, आपके काम की नहीं, बताया मैंने आपको बनती कैसे है। ठीक है? ये तो आपकी होगी सारी की सारी गैसें 28। अब इन गैसों का अपने सीखेंगे उपयोग। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये हमने क्या पढ़ी 28 गैस, अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, यही पढ़ा है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? ऐसे शॉर्ट में ऐसे करते हैं, C-H, हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन हमें पढ़े थे कितने प्रकार के? 3 है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये 3 नहीं होते, वैसे 2 होते हैं। पेपर में पूछ रहे थे हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? तो 2। एक को तो नाम दोगे आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नाम से ही पता चल रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फर्क क्या है? ऐसे सुना होगा, ऐसे पढ़ा होगा ना, भयंकर प्यास लगी हुई थी, जंगल से गुजर रहा था, पानी पीकर तृप्त हुआ, प्यास मिट गई। या प्यास किसकी मिटानी है? कार्बन की मिटानी है, 4 बंद चाहिए उसको, ऐसे कार्बन है, इसको 4 बंद मिल जाए तो क्या इसकी प्यास मिट जाएगी? 4 ही चाहिए, मिट जाएगी। 4 बंद मिलेंगे तो तृप्त हो जाएगा।
तो बताओ चार बंध किस में मिलते हैं? एल्केन में मिलते हैं सबको। एल्कीन में तो एक खाली रहता है। जैसे मैं कहूं प्रोपीन, तो मेथ, एथ और ये प्रोप, ये तो यहां 3 लग गए, इसको तो बेचारों को 4 मिल गए। इसका ये वाला आइटम इधर खाली पड़ा है, ये वाला खाली पड़ा है, यहां आने चाहिए थी नियम के हिसाब से। इधर इसका ये तो एक मिल गया, ये खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है। तो ये एल्काइन है, इसमें कार्बन की प्यास नहीं बुझ रही, तो ये असंतृप्त है। और यही एल्कीन में भी है। देखो मैं बनाऊं एथीन, तो एथीन कुछ ऐसा बनाया था हमने, बनाया था। ये इधर भाई साहब की प्यास नहीं मिटी, तो प्यास एक ही जगह मिटती है। चारों बंद ढंग से कहां पूरे होते हैं? संतृप्त में। किसमें? एल्केन में। तो एल्केन श्रेणी को कहते हैं संतृप्त। एल्कीन एल्काइन दोनों ही होती है संतृप्त। ये मैंने क्यों बताया? पेपर में आ जाएगा, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा है? सिंपल सी बात, एल्केन श्रेणी सारी संतृप्त है। समझाने का तरीका बता रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। पहचानने का तरीका नहीं आता अपने को, संतृप्त क्या पूछ रहा है, ये है संतृप्त, क्या समस्या है? देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन श्रेणी पूरी, मतलब 10 गैसें, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सब संतृप्त है। सब में कार्बन के 4 बंध पूरे होते हैं, है ना। इधर ना तो एल्कीन में होते हैं, ना ही एल्काइन में होते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों कहलाती है असंतृप्त। तो कार्बन परमाणु की कौन सी श्रेणी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है? एल्केन। और कौन सी श्रेणी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है? एल्कीन तथा, समझ में आया? इतनी बात ध्यान रखना। यहां बताओ मुझे, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? पहले बताओ संतृप्त होता कौन है? एल्केन का फॉर्मूला क्या है? +2 वाला है कि -2 वाला है? +2 वाले का मतलब कार्बन की संख्या के 2 गुने, 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। कार्बन की संख्या से 2 गुने 14 और 2 16, 7 2 14। ये एल्काइन है, ये एल्कीन है, यानी ये है हेप्टीन, नहीं है क्या? और ये है हेप्टाइन, ये कुछ है ही नहीं। और ये है हेप्टेन। कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ए है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन बन गए। उतार लिया? रफ कर दूं? उतार लो। ये आपकी गैस से होगी खत्म, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इन गैसों से अपने क्या करेंगे? ईंधन बनाएंगे। जो आपके आते हैं ना एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी किस किस का मिश्रण है? तो आप कहते हो ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, है ना। तो वो ये गैस से कहां काम आएगी? ईंधन टॉपिक में सूत्र काम आएंगे सारे ये, इसलिए मैंने ये पहले पढ़ाई है। ये अगर सीख गए तो आप ईंधन टॉपिक आराम से पढ़ पाओगे। अब समझ में आई बात? अब इन्हीं गैसों को लागू करते हैं, अपने पढ़ते हैं ईंधन टॉपिक को। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो ईंधन। ईंधन इंग्लिश में कहते हैं फ्यूल। फ्यूल, ईंधन या फिर फ्यूल। ईंधन या फ्यूल। देखो ईंधन किसको कहते हैं? कोयला क्या है? लकड़ी क्या है? गोबर क्या है? पेट्रोल क्या है? डीजल क्या है? एलपीजी, सीएनजी, ये क्या है? ईंधन है ना। ईंधन इनको क्यों कहा? ये क्या काम करते हैं? ये जलकर उष्मा धुआं देते हैं, या फिर राख भी देते हैं। कई तो लकड़ी गोबर है, ये उष्मा धुआं देंगे, राख भी दे देंगे। एलपीजी, सीएनजी ये राख नहीं देंगे, उष्मा धुआं देंगे। तो मतलब वे पदार्थ जो जल करके उष्मा धुआं राख देंगे, उनको हम क्या नाम देंगे? ईंधन देंगे।
तो जलकर उष्मा धुआं राख देते हुए कैसे पदार्थ है? कार्बनिक है। कार्बनिक, सीधी सी बात है, कार्बन टॉपिक बढ़ रहे हैं तो बिना कार्बन के ईंधन बनने से रहा। तो ईंधन कैसे पदार्थ होते हैं? कार्बनिक होते हैं। बिना कार्बन के ईंधन बनेगा ही नहीं। तो ईंधन की डेफिनेशन लिखो, ईंधन की डेफिनेशन लिखो, वे कार्बनिक पदार्थ जो जलकर उष्मा धुआं तथा राख, जरूर नहीं कि राख दे, उष्मा धुआं भी हो सकता है, कई कई राख भी देते हैं। 3 प्रोडक्ट या 2 तो मिलेंगे। उष्मा धुआं तथा राख देते हैं, ईंधन कहलाते हैं। तो पेपर में पूछे ईंधन कैसे पदार्थ है? अकार्बनिक, नाइट्रोजनिक, फास्फोरिक, कार्बनिक। उत्तर होगा कार्बनिक। बिना कार्बन के ईंधन नहीं बनता कोई भी। ये तो हो गई ईंधन की परिभाषा। अब टाइप पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ फ्यूल पढ़ते हैं कि फ्यूल वो कितने टाइप का होता है ना, ईंधन के प्रकार क्या क्या। डेफिनेशन तो सिंपल है, कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं इसमें। लाल किरमिंजी उसकी ज्वाला होती है। मैंने क्या बोला? उष्मा, कम मात्रा में धुआं निकलता है पर हमें दिखाई नहीं देता। लाल किरमिंजी लाल है ना, हीट प्रोड्यूस होती है बाहर। तो आप उष्मा बोल दो, धुआं बोल दो। उष्मा धुआं राख भी दे सकते हैं, उष्मा धुआं भी दे सकते हैं, खाली उष्मा भी निकल सकती है। हाइड्रोजन है, नए के बराबर प्रदूषण करता है, धुआं निकलता ही नहीं है, रॉकेट में काम आता है, सबसे बेस्ट है, सर्वोत्तम ईंधन है, उत्तम ईंधन है, तो वो खाली उष्मा ही देता है, धुआं प्रदूषण करता ही नहीं, तो उसको आदर्श ईंधन कहते हैं। तो क्वालिटी है अलग अलग ईंधन के, टाइप बना रहा हूं। उष्मा भी होता है, धुआं भी है, राख भी है। ये ना हो तो ये 2 होंगे, ये भी ना हो तो ये तो पक्का होगा। मेन क्वालिटी ईंधन की क्या है कि हीट तो देगा ही देगा, प्लस में कुछ प्रदूषण करेगा ही, कहीं नहीं भी। कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा अभी बांट देता हूं मैं। लिखो ईंधन के प्रकार, पेज के सेंटर में ऐसे ईंधन लिख लो, ऐसे ईंधन के प्रकार। अभी मैंने आपको बताया है, कोयला, लकड़ी, गोबर ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ईंधन है, एलपीजी, सीएनजी ईंधन है। तो इनकी अवस्थाएं भी है। कोयला, लकड़ी और गोबर ठोस है तो इनको सॉलिड फ्यूल कहेंगे, ठोस ईंधन। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोक, चारकोल ये क्या द्रव है तो इनको द्रव ईंधन कहेंगे, है ना, लिक्विड फ्यूल कहेंगे। एलपीजी, सीएनजी, जल गैस, वायु गैस क्या गैस है, इनको गैस ईंधन कहेंगे। तो ईंधन को कितने भागों में बांटेंगे? ईंधन ठोस भी हो सकता है, सबसे पहला होगा सॉलिड फ्यूल, ठोस ईंधन। दूसरा होगा लिक्विड फ्यूल, यानी कि द्रव ईंधन। और तीसरा तो गैस फ्यूल होगा ही होगा, तो गैस ईंधन कह लो, गैस ईंधन। क्या एग्जांपल है? इधर ध्यान दो, ठोस ईंधन के एग्जांपल। एक दो कोई उदाहरण सोच लिख दो। लकड़ी, पेपर में छाना नाम आसी के, गोबर नाम आएगा, छाना, थेपड़ी, पाथी, ये नाम कौन यहाँ पेपर में है ना, तो गोबर बोलो। डंग में पढ़ लो, बटल से सका दूं अभी तो कड़ाया छाना का। गर्मी मेरे को राफा मरना खा लियो घटी, डंगो पढ़ना तो पढ़ लो, ये तो बाढ़ में 2 बार टप जो। कई दिन हो गया मन लगा मुहूर्त करायो को नहीं, तो मैं को पढ़ ले सी गर्मी में क्या माथू मारूं। ये तो फिटा है तावड़ा की बिगड़े कौन मन तो गर्मी लगे। हाँ चारकोल है, वो पढ़ेंगे। अपने ईंधन को जब बांटेंगे ना, हम कार्बन को बांटेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ में। क्रिस्टलीय में अलग आएगा जिनके क्रिस्टल फिक्स है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। अक्रिस्टलीय जिनके फिक्स नहीं है, इसमें गैस ईंधन आएगा, जंतु चारकोल आएगा, है ना, पादप चारकोल इसके अंदर आएगा, कोयला इसी के अंदर आएगा, और लकड़ी इसी के अंदर आएगी, गोबर भी इसी में आएगा। आगे बांटेंगे क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। पहले ईंधन पढ़ने फिर टाइप बताऊंगा। द्रव ईंधन में आएगा, सिंपल सी चीज आप एक ही लिखोगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब सारे ही द्रव आ गए इसमें। पेट्रोलियम किसको कहते हैं? आप जब धरती से खोदोगे ना, अब सादी चट्टानों के नीचे, चट्टानों के नाम पड़े होंगे जियो के अंदर, अब सादी, लिग्नाइट, कायांतरित, ऐसे नाम पड़े होंगे ना चट्टाने।
अवसादी चट्टानों के नीचे से एक काला काला गाढ़ा गाढ़ा द्रव पदार्थ निकलेगा, है ना, अवसादी चट्टानों के नीचे से निकलेगा, इसलिए इसको चट्टान का तेल कहते हैं। काला काला दिखता है। पेट्रोलियम की वाणिज्य महत्ता बहुत है, आर्थिक महत्व बहुत है, 150 रुपए लीटर हो रही है, इसलिए इसको काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है ना, इकोनॉमिक सिस्टम देखे तो इसका आर्थिक यानी वाणिज्य महत्व भी बहुत है, इसके महत्ता कारण इसको काला सोना भी कहते हैं। चट्टान के नीचे से निकलता है इसलिए चट्टान का तेल कहते हैं, है ना, रॉक ऑयल कहते हैं इंग्लिश में, रॉक मतलब चट्टान, ऑयल मतलब तेल, अपने सामान्य इसको पेट्रोलियम कहते हैं, है ना। पेट्रोलियम निकलेगा तो काला काला, इसका फिर प्रभाजी आसवन विधि से करवाएंगे शुद्धिकरण। शुद्धिकरण से इससे काले काले द्रव पदार्थ से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, चारकोल, स्नेहक, लुब्रिकेट्स, असफाल्ट, डामर, लुक, लास्ट में आ गया फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंड्स, ये सब इससे अलग अलग निकलेंगे। सबका मिश्रण क्या कहलाता है? इसे आप पेट्रोलियम ना बोलो तो आप इसे कहोगे काला सोना। पेपर में काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहते हैं, वाणिज्य महत्ता बहुत है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम नहीं होता, पेट्रोलियम होता है, गैस नहीं होती, गैस होता है। काला सोना चट्टान से निकलता है इसलिए इसको चट्टान का तेल कहते हैं। ठीक है, रॉक ऑयल बोल सकते हो, रॉक ऑयल, रॉक मतलब चट्टान, ऑयल मतलब तेल। नहीं, एल्कोहल यहाँ का, एल्कोहल तो बाहर बनाया जाता है कृत्रिम रूप से, एल्कोहल है वो यीस्ट से बनाया जाता है, खमीर किण्वन प्रक्रिया से। क्या? अरे परिशुद्ध एल्कोहल होता है ना, उसको आप ईंधन के रूप में काम में ले सकते हो। परिशुद्ध एल्कोहल का मतलब है C2H5OH होता है शराब वाला। इस एल्कोहल को आप बाइक के अंदर डाल दो ना, पेट्रोल की जगह गाड़ी चल जाएगी आपकी। संग बलवाद भी चाल पड़े पिए बाद में, बात गाड़ी है चाले करे को नहीं की, तो इसलिए ईंधन मान लेते हैं। बाकी एक बार अगर आपने डाल दिया ना तो आपके वाहन के अंदर कचली जमा हो जाएगी, अपस्फोटन, इंजन नॉकिंग की क्षमता बढ़ जाएगी आपकी, मतलब बाइक इंजन मांग जाएगी बागड़ी में, तो जमा हो जाएगी सारे कल पुर्जे ना उसमें कार्बन जमा हो जाएगा। ईंधन है एक ही। ईंधन क्यों मानते हैं? आग जल रही है उसमें आप शराब डालना, पता चल जाएगा, लाट उपड़ेगी, है ना, इसलिए ईंधन मान लेते हैं। हाँ एवरेज तो बढ़िया दे पे बाद में आदमी कौन देगा एवरेज, जगह की जबान ना खुले नहीं भाई 10 रुपये तो गाड़ काट लाजिए, दिन का ध्यान लगा मैं क्या करूं, तो एवरेज वही बढ़िया देने लग जाए तो गाड़ी तो देवेगी, है ना। अब इधर देखो, अगर आपसे पूछे पेट्रोलियम को किन चट्टानों, चलो बाद में पढ़ेंगे ये तो एक एक करके। गैस ईंधन में आप लिख लो एग्जांपल, गैस ईंधन में एग्जांपल पढ़ेंगे हम एलपीजी, सीएनजी, वाटर गैस होगी यानी जल गैस, प्रोड्यूसर गैस होगी यानी वायु गैस, कोयला गैस होगी, कोयले को इंग्लिश में कहते हैं कोल, कोयला गैस, गोबर गैस होगी, हाइड्रोजन हो गया, पढ़ाया था ना सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन, इसी में आएगा, ये गैस ईंधन है। ये तो सिंपल है, पेपर में आ जाए कौन सा गैस ईंधन है, कौन सा द्रव ईंधन है, कौन सा एक ठोस ईंधन है, तो पहचान ही सकते हो, सिंपल चीजें। अच्छा, ठोस ईंधन जब जलेगा तो प्रदूषण होगा, द्रव जलेगा तो भी प्रदूषण होगा, गैस जलेगा तो भी प्रदूषण होगा, भले कम होगा तो सही। तो पेपर में पूछेंगे ठोस ईंधन जलेगा तो प्रदूषण के रूप में क्या क्या बाहर निकलेगा, द्रव ईंधन जलेगा तो प्रदूषण के रूप में क्या क्या बाहर निकलेगा, गैस ईंधन जलेगा तो प्रदूषण के रूप में क्या क्या बाहर निकलेगा। तो प्रदूषण का मतलब जो प्रदूषण के रूप में घटक बाहर आएंगे ना उनको कहते हैं प्रदूषक, है ना। तो आपसे पूछेंगे ठोस ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। जब भी ठोस ईंधन जलेगा, पहली बात रट्टा नहीं मारना है, सोचो आग जल रही है, धुआं आ रहा है, प्रदूषण है धुआं, भट्टा चल रहा है, धुआं निकल रहा है, प्रदूषण है वो। धुआं होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या होती है, प्लस में आप धुएं में हाथ करना, आपका हाथ गीला हो जाएगा, मतलब उसके अंदर नमी भी है, जल वाष्प भी है, दो है प्रदूषण। राख को थोड़ी बोलो, राख प्रदूषण ही हो तो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, है ना। तो ठोस ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प। एक तो धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, प्लस में जल वाष्प आएगा। पेपर में बोल देंगे ठोस ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। ऐसे ना लिखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप,
कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है ही है, प्लस में आप कर सकते हो H2O। इस H2O के नीचे यहां G लिखना पड़ेगा, ये पानी नहीं है, G लिखा हुआ है तो गैस ये फॉर्म में भाप है। अगर इस H2O के नीचे L लिखा हुआ है तो लिक्विड, अब ये पानी है। और इसके नीचे S लिखा हुआ है सॉलिड, तो ये बर्फ है। ये बर्फ का सूत्र है, कब है? अब ये बर्फ का फॉर्मूला सॉलिड फॉर्म में है, बर्फ है। अब ये पानी है, अब ये भाप है। तो किसी भी पदार्थ की हमें स्थिति का पता लगाने के उसकी भौतिक अवस्था लिखना बहुत जरूरी होता है। बिना भौतिक अवस्था का हम निर्धारण नहीं कर सकते। पहली बात तो ऐसे ही आता है पेपर में, या फिर ऐसे आ जाएगा। ये तो है कौन सा? ठोस ईंधन। अब द्रव ईंधन चलेगा तो भी तो कुछ प्रदूषक आएंगे। द्रव ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? द्रव ईंधन जब जलेगा, एक तो आएगा सीसा धातु, लेड, प्लस में निकलेगी विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सुनी होगी ना। लेड होता है प्लम्बम, लेड बोल दो, सीसा धातु कहते हैं इसको, लेड को। लेड का प्रतीक होता है Pb, और कार्बन मोनोऑक्साइड होगी CO। ऐसे भी आ सकता है, Pb बोल दो, प्लम्बम बोल दो, लेड। लेड को सीसा भी कहते हैं, धातु एक है ना। विद्युत की सबसे कम सूचालक धातु यही है, सीसा। सबसे अच्छी सूचालक धातु है चांदी, है ना। तो पेट्रोलियम कहां पर काम आएगा? शहरों के अंदर वाहन चलते हैं, पेपर में आता है शहरों का प्रदूषक किसे कहते हैं? इसको कहते हैं सीसा को। शहरों का प्रदूषक किसे कहते हैं? सीसा को कहते हैं, लेड को कहते हैं, Pb को। क्यों? शहरों में क्या चलते हैं? वाहन चलते हैं। वाहन किससे चलेंगे? द्रव ईंधन से चलेंगे, या तो पेट्रोल या डीजल। तो चलेंगे तो ये निकलेगा बाहर। इसलिए सीसा को शहरों का प्रदूषक भी कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया क्यों कहते हैं इसको? चलो, तो द्रव ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? सीसा तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड विषैली गैस है, जहरीली है। तो सबसे बेकार ईंधन कौन सा है? निम्न श्रेणी का ईंधन है। सबसे बेकार कौन सा ईंधन निम्न श्रेणी का ईंधन है? गैस ईंधन जब भी जलेगा प्रदूषण करेगा न के बराबर, थोड़ा सा कर सकता है, न के बराबर करता है। तो यहां आप लिखोगे प्रदूषक, काटा मार दो, करता नहीं है, न के बराबर प्रदूषण करता है। गैस ईंधन में लिखोगे न के बराबर प्रदूषण। तो पेपर में पूछते हैं, इधर देखो, गैस ईंधन प्रदूषण करता है न के बराबर, द्रव ईंधन करता है जहरीला। तो द्रव हो गया सबसे बेकार, गैस हो गया सबसे अच्छा। पेपर पूछते हैं सबसे उच्च श्रेणी का ईंधन, सर्वोत्तम ईंधन, उत्तम ईंधन या सबसे अच्छा ईंधन कौन सा ईंधन होता है? और सबसे बेकार या निम्न श्रेणी का कौन सा गैस या ईंधन सबसे बेस्ट है? पढ़ा चुका हूं, हाइड्रोजन। अब पेपर में नाम आता है किस ईंधन को आदर्श ईंधन कहते हैं? आप कहोगे गैस ईंधन। किस ईंधन को आदर्श ईंधन कहते हैं? गैस को। आदर्श नाम पता होगा, स्कूल वगैरह पे नाम लिखा होता है ना, आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, से आदर्श लगा होता है। क्या सारे सरकारी स्कूल के आगे आदर्श नाम आता है? आदर्श का मतलब क्या होता है? कपड़े में कहते हो ना तुम लोग, मैंने उदाहरण बहुत बार समझाया है। कपड़ा कहते हो, दुकान पे जाते हो, बुजुर्ग जाते हैं कि भाई सस्ता सुंदर टिकाऊ कपड़ों दिखा। सस्ता सुंदर टिकाऊ मतलब पैसे तो लगे ना, दिखने में मस्त हो, ब्रांड भी होनी चाहिए, टिकाऊ लंबे समय तक चले, मतलब बुजुर्ग है वो फोकट में लेना चाह रहा है, ऐसा समझ। सस्ता होगा तो टिकाऊ सुंदर नहीं होगा, टिकाऊ सुंदर होगा तो सस्ता नहीं होगा। सस्ता सुंदर टिकाऊ जो कपड़ा मिलता है उसको कहते हैं आदर्श। आदर्श का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, एक चीज के अंदर सारी क्वालिटी मिल जाए, वो आदर्श है। सारे स्कूल के आगे नाम लगते हैं, आदर्श गवर्नमेंट की तरफ से नाम लगता है। क्यों लगता है? कोई स्कूल है उसके अंदर रिजल्ट बढ़िया रह रहा है, मतलब कई सालों से अध्यापक का बच्चों के साथ तालमेल अच्छा है, बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट बढ़िया रह रहा है। ग्रामीण है वो बढ़ चढ़कर हर जो भी कोई कार्यक्रम आयोजित होता है भाग ले रहे। ग्रामीण है अपनी तरफ से स्कूल में सहयोग कर रहे, है ना। कोई वॉलीबॉल खेल रहा है उसके लिए व्यवस्था करवा रहे, क्रिकेट के लिए अलग, कोई बच्चे जिम कर रहे तो उसके लिए अलग, खिलाड़ियों की अलग व्यवस्था है, खो खो के कोई मान लो सामान है तो अलग व्यवस्था है। ग्रामीण है चंदा करके मान लो स्कूल में कमरे कम पड़ रहे बनवा रहे, सारा का सारा सिस्टम एक ही जगह अगर इकट्ठा हो गया
बढ़िया हरियाली पौधारोपण काम चला है, अध्यापक है वो ग्रामीण के साथ तालमेल अच्छा है, तब नाम मिलता है आदर्श। ऐसे ईंधन को आदर्श नाम कब देंगे? ईंधन में विशेषता क्या होनी चाहिए? ईंधन में विशेषता होनी चाहिए ऊष्मा दे ज्यादा, प्रदूषण करे कम, खरीदने में हो सस्ता, रख रखाव भंडारण हो आसान, लाना ले जाना सुविधाजनक, आसानी से मिल जाए, जगह कम घेरे। और ईंधन से में क्या चाहिए? इतनी विशेषता होगी। ये सारी विशेषता किस ईंधन में मिल जाती है? गैस में। इसलिए इसको आदर्श कहते हैं। अब ये मत करना कुछ टंकी तो 1100 की हो रही है, यहाँ का आदर्श है वो अलग चीज है, वो हमारा सिस्टम है, साइंस का इससे कोई लेना नहीं है। वो रेट बढ़ रही है वो पॉलिटिक्स है, पर हिसाब किताब देखा जाए तो गैस ईंधन में क्वालिटी है, इसलिए गैस ईंधन को कहा जाता है आदर्श ईंधन। पेपर में अगर पूछे किस ईंधन को आदर्श ईंधन कहते हैं, इसको कहते हैं आदर्श ईंधन। क्यों कहते हैं? ईंधन की विशेषता सारी इसमें उपस्थित है, प्रदूषण कम करता है, ऊष्मा ज्यादा देता है, लाना ले जाना सुविधाजनक है, रख रखाव भंडारण आसान है ना, जगह कम घेरता है, इसलिए नाम देते हैं। समझ में आया? 3 भाग, अब एक एक करके सारे पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस ईंधन। ठोस ईंधन में लकड़ी पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है, हम कोयला पढ़ेंगे। कोयले के अंदर पहला प्रकार आएगा पीट। पीट कोयला लकड़ी को कहते हैं। लकड़ी की तुलना किस कोयले से? पीट से। लकड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोबर हम यानी पढ़ेंगे, बायो प्लांट पढ़ेंगे यहां पे, ठीक? तो सिर्फ क्या पढ़ लें, बाकी आगे कंप्लीट हो ही जाएगा। तो ठोस ईंधन में 1 नंबर हेडिंग डालो कोयला। ये टॉपिक मैंने कुछ पुराने वाले बैठे उनको करवाया भी है, करवाया हुआ ना, अब तो याद हो ही जाना चाहिए। 2-2 3-3 बार पढ़ लिए, अब याद नहीं होगा तो फिर होना ही नहीं है तुम लोगों को कभी। इधर ध्यान दो। ठोस ईंधन में पहला, आप हेडिंग डालो ठोस ईंधन, पहला शुरू कर रहे हैं हम। ठोस ईंधन में पढ़ रहे कोयला। कोयले को इंग्लिश में कहते हैं कोल, हिंदी में आप यूं भी लिख सकते हो कोल। पेपर में नाम आता है ना कोल गैस, तो कोयला गैस ही होती है, कोयले से बनती है वो। कोल गैस बोलो, कोयला गैस बोलो, एक ही बात होती है। कोल बोल दो, हिंदी में कोयला कहते हैं। पहली बात, कोयले की खास बात क्या है? कोयला जलकर ऊष्मा धुआं देता है, तो कार्बनिक पदार्थ है कि नहीं है? पहली खास बात, कोयला क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। अगर कार्बनिक पदार्थ तो इसमें कार्बन होना चाहिए, होना चाहिए। कार्बन की मात्रा, कोयले में कार्बन होगा 50 से 98% तक कार्बन होता है। अलग अलग कोयले में अलग अलग है, वो आगे लिखेंगे। पीट में कितना है, लिग्नाइट में कितना है, बिटुमिनस में कितना है, एंथ्रासाइड में कितना है, वो अलग अलग पढ़ेंगे। 50 से 98% कोयले में कार्बन की मात्रा है। अच्छा, कोयला जो ऊर्जा का कैसा स्रोत है? कोयला है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत या फिर अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला कैसा ईंधन है? जीवों के अंश है। भूमि पर उथल पुथल हुई तो जीव जंतु मरे दबे, उनके अंश से ही कोयला बना है। जीवों का अंश है तो कौन सा ईंधन है? जीवाश्म है। कोयला कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। नहीं है क्या? ये थ्योरी है कोयले की। अब देखो, पहले मैं बोल देता हूं फिर समझाता हूं। पूरी थ्योरी तो वैसा ही लिखते हैं। कोयला एक कार्बनिक पदार्थ होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 98% होती है। कोयला ऊर्जा का परंपरागत या अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला जीवाश्म ईंधन होता है और कोयला सामान्यतः अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। यहीं से ही पेट्रोलियम निकलता है, यहीं से ही कोयला निकलता है। जिन पर ज्यादा दाब पड़ा वो तो ठोस बन गया, कोयला है, और जिन पर कम दाब पड़ा वो द्रव रह गया, पेट्रोलियम है। निकलते दोनों ही अवसादी चट्टानों से। पेपर में क्वेश्चन आता है कोयला किन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो आप लिख लो कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानों से
प्राप्त किया जाता है। ये खास बात है इसकी, सारे क्वेश्चन है। अब देखो ऊर्जा के स्रोत दो होते हैं, एक होते हैं परंपरागत, एक होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत को कहते हैं अनवीकरणीय, गैर परंपरागत को नवीकरणीय। यानी आप यूं बोल सकते हो ऊर्जा के स्रोत है ना वो दो होते हैं, नवीकरणीय स्रोत भी होते हैं, अनवीकरणीय स्रोत भी है। मतलब क्या हुआ, नवीकरणीय का मतलब जिनका दोबारा उत्पादन हो सके, नवीनीकरण हो सके, वो नवीकरणीय है। जिनका दोबारा उत्पादन ना हो सके वो अनवीकरणीय है। तो क्या कोयला और पेट्रोल का हम दोबारा उत्पादन कर सकते हैं, कोयला पेट्रोलियम का? ना, नेचुरल है ये। कोयला और पेट्रोलियम का दोबारा उत्पादन करने का धरती पर एक बार उथल पुथल होना जरूरी है। प्राकृतिक आपदा आनी चाहिए, कोई भूकंप, चक्रवात, कुछ भी, कोई प्राकृतिक आपदा है, एक बार सृष्टि तहस नहस हो तो कोयला बनेगा। तो ये परंपरागत है, हम इसका दोबारा उत्पादन करवा सकते हैं क्या? ना। तो क्या बोलेंगे, करवा सकते होते तो कहते नवीकरणीय, नवीनीकरण करवा सकते, नहीं करवा सकते, क्या बोला, अनवीकरणीय। अब आप बोलोगे फिर नवीकरणीय कौन सा है? सौर ऊर्जा, पहले भी आती थी, आज भी आ रही है, भविष्य में आएगी। सूर्य तो खत्म नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं भी सूर्य 100 साल का ही है, मरना रही है, अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो सौर ऊर्जा पहले भी आती थी, आज भी आ रही है, भविष्य में आएगी, इसका नवीनीकरण संभव है। टरबाइन घुमा दो, झरने से पानी गिर रहा है, झरने से पानी गिर रहा है, टरबाइन लगा दो, टरबाइन घूमेगा, बिजली बनेगी। जब तक पानी गिरता रहे बिजली बनेगी। पानी नीचे गिर के ऊपर जाओ, वापस गिरा दो, तो जल से वापस क्या बना, विद्युत ऊर्जा। पवन चक्की है, आंधी तूफान आएगा, हवा चलेगी, पवन चक्की घूमेगी, बिजली बनेगी, कुछ भी चलाओ। तो पवन चक्की कैसा है, नवीकरणीय स्रोत है, गैर परंपरागत है। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत, जल से टरबाइन घुमाकर बिजली उत्पन्न करना गैर, समझ गए। तो जिनका दोबारा उत्पादन संभव हो तो नवीकरणीय, इनका संभव नहीं है तो मैंने क्या लगाया, पेपर में क्वेश्चन आता था निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? कोयला पेट्रोलियम नाम आए, टिक कर देना। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, कोयला कैसा पदार्थ है? कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? कोयला ऊर्जा कैसा स्रोत है? परंपरागत में आया तो कोयला कैसा ईंधन है? कोयला किन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? इतनी बात क्लियर। अब देखो, जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन होगा वो कोयला उतना ही अच्छा जलेगा, जितना कम कार्बन उतना कम जलेगा। मान लो किसी कोयले में कार्बन 50% है, पीट कोयला है, कार्बन 50 से 60% है, तो 60% कार्बन है, बाकी 40% कचरा है, अशुद्धियां हैं। वो 40% कचरा उस कोयले को जलने से रोकेगी, उसी वजह से होगा प्रदूषण। और जिस कोयले में जितना कम कार्बन, वो उतनी कम ऊष्मा देगा, उतना ज्यादा प्रदूषण करेगा। ठीक है, एक इंडेक्स बना के समझते हैं। ये बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो, कोयले के प्रकार। कोयले के प्रकार, बोरिंग तो नहीं है ना टॉपिक वैसे? अगर आपका पढ़ने का नियत ही नहीं है ना, मन नहीं होगा, ये सोच लिया कि मेरे तो पढ़ने को बड़ा पढ़ेगा नहीं, फिर तो नींद आएगी, फिर तो बोरिंग लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओगे तो ऐसी कोई चीज है नहीं आएगी। कोयले के प्रकार, टाइप ऑफ कोल। देखो एक इंडेक्स बना के पढ़ लेते हैं, यहां से 10-12 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। छोटा सा तरीका बताता हूं याद करने का आपको। एक इंडेक्स बना लो, यहां तो लिख लोगे आप कोयला, यानी कौन कौन सा कोयला है, नाम है ना। आगे लिखेंगे हम उस कोयले में कार्बन की मात्रा, यहां लिखेंगे हम कार्बन की मात्रा, भी उस कोयले में कितना कार्बन है। यहां पढ़ेंगे हम उस कोयले का अन्य नाम क्या है। दो चीजें याद रखनी है कोयले के बारे में, एक तो कार्बन की मात्रा, एक उस कोयले का दूसरा किस नाम से जाना जाता है। चलो, कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला होता है पीट कोयला, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमनी बोल दो, या फिर बिटुमिनस भी कहते हैं। कई किताब बिटुमिनस लिखा हुआ है, कई बिटुमनी लिखा हुआ है, तो आप ये सोचना अलग अलग है, सेम ही चीज है दोनों। बिटुमिनस या बिटुमनी, बिटुमिनस भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। ऐसे एक छोटी सी इंडेक्स बना लेते हैं, इसमें हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। इधर ध्यान दो,
मार्कर और नहीं पढ़ाएगी। देखो पीट कोयला जो है, अभी मैंने आपको बताया था कोयले में कार्बन की मात्रा पढ़ाई थी। पीट कोयले में कार्बन होता है 50 से 60%। लिग्नाइट में नहीं होता। बिटुमनी में लगभग 70 से 85%, 85 से 98। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी ये तो तुम लोग उठा के लाते हो ना, ये किताबें नहीं चलेगी। एनसीईआरटी सीबीएसई एग्जाम बोर्ड तो भी क्वेश्चन पे रिट लगती है, 1000 बार बोला है। जब भी क्वेश्चन पे रिट लगती है तो एनसीईआरटी सीबीएसई जो प्रमाणित किताबें है ना वही चलेगी। कोई क्वेश्चन गलत हो गया, किस बेस पे किस पैटर्न पे आपका पेपर हो रहा है, 10th लेवल तक, 10th लेवल तक किताबों में जो लिखा हुआ वही चलेगा। कभी क्वेश्चन गलत हुआ तो रिट लगाओ एक क्वेश्चन पे, तुम लोग कोर्ट में जाके खड़े हो जाओ तो बोलोगे पैटर्न क्या है एग्जाम में। जैसे आप एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो, बी ग्रुप का दे रहे हो, तो उन्होंने पैटर्न दे दिया, सीबीएसई बोर्ड के 10th तक का सिलेबस है ना उसमें से लेंगे। अब जब भी रिट लगी आप वहां पे जाके कोर्ट में खड़े हो जाओ कि ये मेरा नंबर गलत हो गया। सीबीएसई बोर्ड में लिखा हुआ है ना कि भैंस गधा होता है, आपसे पूछा भैंस क्या, तो आप कहोगे गधा, कहना पड़ेगा। अब जब आप खोलोगे किताब वहां बोलोगे कि आपने क्या लिखा है, देखो आपका पैटर्न यही है, इस पे पेपर ले दो, इसी बेस पे ये क्या लिखा हो, भैंस गधा है, दे 1 नंबर, उसको कहते हैं रिट लगाना। तो ये किताबें तो ऐसे बहुत सारी किताबें गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इधर देखो, इसमें कचरा कितना, लगभग 40% कचरा है, इसमें लगभग 30% कचरा, इसमें लगभग 15%, इसमें लगभग 2 से 2-3% के आसपास कचरा इसमें। तो सबसे कम कचरा किसमें है? जिसमें कचरा कम है वो ज्यादा उष्मा देगा, ज्यादा उष्मा देगा तो वो बेस्ट होगा। तो एक हो गया सबसे बढ़िया कोयला, उत्तम कोयला, ये उच्च श्रेणी का कोयला है, सर्वोत्तम कोयला है, सबसे अच्छा कोयला है, सर्वश्रेष्ठ कोयला है। उसमें कार्बन सबसे कम है पीट में, ये बेकार है, नॉर्मल लकड़ी हुए नहीं वो पीट ही हुए, यूं समझ लो ये बेकार कोयला है। तो आप कहोगे निम्न श्रेणी का, ये उच्च श्रेणी, ये निम्न श्रेणी। 2 नाम तो याद हो गए, अब 2 और बच गए। लिग्नाइट कोयला है ना, वो दिखने पे भूरा होता है, ब्राउन कलर का होता है ये, इसलिए इसको कहोगे आप भूरा कोयला, भूरा कोयला। बिटुमनी जो है ये चिकना होता है, तो इसको आप कहोगे मुलायम। मुलायम कोयला। इधर देखो, कोयला कितने प्रकार का होता है? किस कोयले की तुलना लकड़ी से की जाती है? पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 50 से 60%। मतलब इसमें 60 से ज्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है। सामान्य 50-60 मिलती है, 45 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। 60 से ऊपर नहीं होगी, मतलब ये कचरा इसमें 40-60 तक कार्बन है, इससे कम तो कितना ही हो सकता है इसमें। अब बेकार कोई लकड़ी आ गई बिल्कुल ही मान लो, तो उसमें कार्बन और कम जा सकता है, 30 तक भी जा सकता है। कहने का मतलब है इससे ज्यादा इस कोयले में कार्बन हो नहीं सकता, इससे ज्यादा किसी में भी कार्बन हो नहीं सकता। तो अमाउंट पूछते हैं आपसे मैक्सिमम। अब आपसे पूछेंगे लिग्नाइट कोयले में लगभग कार्बन की मात्रा कितनी है, बिटुमनी में कार्बन की मात्रा, एंथ्रासाइट में। किस कोयले को निम्न श्रेणी का कोयला कहते हैं, किस कोयले को भूरा कोयला कहते हैं, किस कोयले को मुलायम कोयला कहते हैं, किस कोयले को सर्वश्रेष्ठ, अच्छा, उत्तम, सर्वोत्तम कोयला कहते हैं, किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, कौन सा कोयला सबसे अधिक ऊष्मा देता है, कौन सा कोयला सबसे कम प्रदूषण करता है, कौन सा कोयला सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है, कौन सा कोयला सबसे कम ऊष्मा देता है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये तो मिलता ही नहीं है, रेयर चांस है। एंथ्रासाइट का तो टुकड़ा बड़ा छोटा सा, एक 20 ग्राम का टुकड़ा ले लो, पहली बात तो मिलता ही नहीं है, भंडारी नहीं है इसकी, खत्म ही है ये। यही मिलता है, ये चीन के अंदर मिल सकता है अगर मिले तो, हमारे तो खत्म है। हमारे थर्मल में लगभग ये आता है, या कोई मिक्स थोड़ा बहुत ये कर दे, बाकी ये चलते हैं, ये तो मिलता ही नहीं है। इसका तो 10 ग्राम का टुकड़ा आप जलाकर छोड़ दो ना, ये लगातार 15 घंटे तक जलेगा, या जला के छोड़ दो जलता रहेगा, इतना बेस्ट होता है ये।
मिलता ही नहीं है, बहुत महंगा है ही नहीं, भंडार ही खत्म हो गए इसके। तो ये चल रहे हैं आजकल तो थर्मल में। इधर देखो बताता हूं और क्या चीज, अगर आप भूल जाओ, देखो इसमें कार्बन सबसे कम है, तो ये तो सबसे बेकार हो गया, कार्बन ज्यादा है, ये तो सबसे बढ़िया हो। अब कई बार ये भूल जाते हैं कि मुलायम में लिग्नाइट था कि बिटुमनी था, कि भूरा लिग्नाइट था कि बिटुमनी। भूल जाओ तो आड़ू तरीका बताया हो मेरा, सबको याद होगा। लिग्नाइट क्या है, मैंने आपको बायोलॉजी में कंकाल तंत्र में पढ़ाया था। अस्थियों और अस्थियों के संधि स्थल क्या कहलाते हैं, लिगामेंट। और अस्थियों और मांसपेशियों टेंडन, याद आ रहा है, लिगामेंट है, ये लिगामेंट है, जोड़। तो भूरा से मान लो भूरा राम, लिग्नाइट से मान लो लिगामेंट। वो भूरा राम नाम का बंदा था, 4-5 कर रहा था, किसी ने दे दी मगराम जोड़ के भूरे, ले भूरा ले जा। तो जैसे ही दिया भूरा राम के लिगामेंट हिल गए, लिगामेंट तो हिली सी, हिलेगा ना, मगराम डांग की दे दो ना तो कौन टूटेगा जोड़। तो याद है ना, भूरा राम के लिगामेंट हिल गए, ये तो सबसे बेकार तो निम्न, ये सबसे बढ़िया भूरा राम की लिगामेंट। तो भूरा कोयला, लिगामेंट, लिग्नाइट, एक बच गया, वो कौन सा फिर, मुलायम। ये सबसे बेकार, सबसे बढ़िया भूरा राम के लिगामेंट, एक बच गया बिटुमनी, वो कैसा होगा, मिक्स ना हो। इसलिए एक तरीका बताए, बाकी आप कैसे भी याद रखो, मैं कोशिश करवा रहा हूं किसी तरीके से आपको याद करवाने की। इतनी बात क्लियर, चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं कोयले के बारे में, उतार लिया ना सबने, नहीं उतारा, इधर देखो। अब बात करें विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कोयला कहां से निकलता, सबको पता है, चाइना, छोटी छोटी आंखें है ना भाई, बस वहीं से निकलता है, चीन से। अगर बात करें भारत में सर्वाधिक कोयला कहां से निकलता है, झारखंड के अंदर एक प्रदेश है रांची, नक्सलवादी एरिया, वहां से। ये नहीं है तो छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, इसके बाद में उड़ीसा, या इंडिया के अंदर ये हो गया। संसार में चीन, भारत में झारखंड, रांची, नहीं मिले छत्तीसगढ़, नहीं मिले तो उड़ीसा। भारत की बात होगी, राज्य पे आते, राजस्थान में सबको पता है, बीकानेर में पलाना एक प्रदेश है ना, तो लिख लो। विश्व में सर्वाधिक कोयला, क्यों, क्या है, क्या मीटिंग चल रही है, विश्व में सर्वाधिक कोयला कहां से प्राप्त किया जाता है, सबको पता है, चीन। भारत में सबसे अधिक, भारत में तो लिख लो झारखंड, रांची, भारत में सबसे अधिक कोयला कहां निकलता है, झारखंड। झारखंड में कहां पर, रांची। नहीं मिले तो हो सकता है छत्तीसगढ़ आ जाए ऑप्शन में, ये नहीं मिले तो उड़ीसा है, चौथा ऐसा ही, अब देखना पड़ेगा, मेरे ध्यान में नहीं है, देख के बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद में राजस्थान में तो सारे जानते हो, मारो बिकानो है, वहां से। राजस्थान में सर्वाधिक कोयला बीकानेर, बीकानेर में प्रदेश है प्लाना, बीकानेर में एक स्थान है प्लाना नाम का, वहां से निकलता है। कौन सा निकलता है, लिग्नाइट निकल रहा है सर्वाधिक, सबसे अधिक निकलता है लिग्नाइट, थोड़े बहुत भंडार बचे हो बिटुमनी के, ज्यादा लिग्नाइट निकलता है। पूरे संसार के गोलार्ध के हिसाब से बात करूं अगर मैं, विश्व में खनन किए जाने वाले कोयले का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध से निकलता है, से 10% भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में। गोलार्ध में 90% उत्तरी, 10% दक्षिणी गोलार्ध से निकलता है, ऐसे बांट सकते हो। तो ये संसार हो गया, ये अपना भारत हो गया, ये अपना राज्य हो गया, ठीक है, लिख लिया है। जीके नहीं आता मेरे को, मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, जीके में मुझे कुछ नहीं आता, नाम बसाते हैं थोड़े बहुत, जीके आता ही नहीं है,
हाँ, मैथ पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, टेंस, जो मर्जी पढ़ लो। जी क्या आता नहीं है यार, क्या करें, बैकग्राउंड साइंस है नहीं तो तभी तो पढ़ता नहीं हूँ मेरे काम का ही नहीं, मैं क्यों पढ़ूं, रफ कर दूं। चलो इधर ध्यान दो। अब अगर बात करें इसके बारे में, अच्छा ये तो आपने को मैंने पढ़ा ही दिया, कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन, पढ़ दिया ना, ये था कोयले के बारे में, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने 2 नंबर पेट्रोलियम या फिर काला सोना। छोटा सा क्वेश्चन भी है, काला सोना किसे कहते हैं? रॉक ऑयल, हिंदी में कहो तो चट्टान का तेल बोल दो। पहली खास बात, कैसा ईंधन है सबको पता है, द्रव ईंधन। कहां से निकलता है? कोयला पेट्रोलियम सेम ही है। अवसादी चट्टानों से शुद्धिकरण, पेपर में आता है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि। शुद्धिकरण की विधियां है ना, धातुओं में पढ़ी होगी, वर्जन विधि, निस्तापन विधि, झाग पल्लवन विधि, अयस्क सांद्रण विधि, प्रभाजी आसवन विधि, ऐसे विधियों के नाम होते हैं। एक विधि होती है प्रभाजी आसवन विधि। आया हुआ क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि से। किस पर किया जाता है? क्वथन बिंदु पर। क्वथन बिंदु पर। बॉइलिंग पॉइंट होता है उबलना, मेलिंग पॉइंट होता है गलन बिंदु, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइल कहते हैं ना, एग बॉइल हो रहा है, अंडे को बॉइल करो, उबलना, क्वथन, इसलिए बॉइल होता है, बॉइल। इधर देखो, विधि तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, परिभाषा समझा देता हूं थोड़ा थोड़ा आपको कि क्या होता है प्रभाजी आसवन। ऐसे बड़ा एक रिफाइनरी के अंदर कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, बड़ा, इसके अंदर जो काला काला गाढ़ा गाढ़ा द्रव पदार्थ निकला ना, इसको भर देंगे इसके अंदर। बहुत बड़ा रिफाइनरी होगी, बड़ी, भर के ये डाल दिया इसके अंदर, ये काला सोना, ये काला काला गाढ़ा गाढ़ा द्रव पदार्थ पड़ा इसके अंदर, भर दिया। यहां पर इसके अंदर से पाइप लगाते हैं छोटी छोटी, अलग अलग पॉइंट पे। टेम्परेचर होता है 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे टेम्परेचर। यहां पाइप निकल जाएगी इसी, ये पाइप इधर बड़े से कोई टैंक में जाकर खुल जाएगी, ऐसे और पाइप निकल जाएगी, ये कोई और टैंक में जाकर खुल जाएगी, ये यहां फिर पाइप निकल जाएगी, ये कोई और टैंक में जाकर खुल जाएगी, ऐसे पाइपें लगी होगी, अलग अलग टैंक में खुल जाएगी। ऐसे होगा क्या? होगा ये कि इसको उबाला जाएगा, हीट देंगे इसको। अब जब ये गर्म होगा तो पड़ा पड़ा काला काला गाढ़ा गाढ़ा द्रव पदार्थ उबलेगा, जिसका क्वथनांक बिंदु कम होगा वो सबसे पहले उबलेगा और सबसे पहले उबलकर इस टैंक में बाहर आ जाएगा। जिसका क्वथनांक बिंदु और ज्यादा होगा, उबलता 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 ऊपर जाएगा, इस टैंक में बाहर आएगा, और ज्यादा होगा और ऊपर जाएगा इस टैंक में। ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पे लगे होते हैं, ये अलग अलग तापमान पे आएंगे। पेट्रोल अलग तापमान पे आएगा, डीजल अलग पे आएगा। तो सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे, पेट्रोल निकल गया, फिर डीजल, केरोसिन, चारकोल, स्नेहक, लुब्रिकेट्स, असफाल्ट, लास्ट में गाढ़ा गाढ़ा बच जाएगा, डामर बन जाता है, लुक, सड़क बनाने में काम आएगा, असफाल्ट बन जाएगा, ठीक है, लुब्रिकेट्स आ जाएंगे। ऐसे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि से करके पदार्थों को, ये क्वथन बिंदु है, ध्यान रखना, क्वथन बिंदु है, बॉइलिंग पॉइंट, उबलना। क्वथन बिंदु पर अलग अलग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, चारकोल, स्नेक, असफाल्ट, लुब्रिकेट्स, लुक, डामर अलग अलग प्राप्त कर लिए जाते हैं। पेपर क्यों बताया मैंने, पेपर पूछेंगे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में प्रभाजी आसवन विधि से द्रव पदार्थों किस बिंदु पर अलग किया जाता है? हिमांक बिंदु, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, इनमें से कोई नहीं। आप बोलो क्वथनांक बिंदु। गलनांक बिंदु होता है गलना, ये तो पहले से गला हुआ है तो इसका गलनांक थोड़ी होगा, ये तो द्रव तो उबलेगा तो इसका क्वथनांक होगा। हिमांक होता है बर्फ बिंदु, तो जम थोड़ी रहा है, जमना होता है बर्फ बिंदु, हिमांक बिंदु, ऐसे ये पूछेंगे क्वेश्चन। अब इसमें 2-3 चीजें आप पढ़ लो, बाकी पेट्रोलियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-3 चीजें पढ़ा देता हूं इसमें, क्या क्या।
सबसे पहले आएगा पेट्रोल। पेट्रोल को हिंदी में पढ़ाया था मैंने आपको एक बार, क्या कहते हैं पेट्रोल को हिंदी में? ग्लिसरीन अलग होता है। पेट्रोल को हिंदी में कहते हैं गैसोलीन। हिंदी में भी नाम होते हैं ना। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, पढ़ाया था, बायोलॉजी में पढ़ाया था, अधिकोष। साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? साइकिल है। ओके है, ए थोड़ी है। तुम लोग तो वो जो आते हैं ना आजकल कॉमेडी बनाते हैं, अंग्रेज क्या बोले, खंबा खोंबा, ऐसे करते, ऐसे थोड़ी है। साइकिल, साइकिल इंग्लिश का वर्ड है पुरानी हो। साइकिल को हिंदी में कहते हैं दुपहिया वाहन। ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्निपथगामिनी, लोहपथगामिनी, मतलब नाम है। पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? अंगरक्षक। कपड़ा पहन रखा है क्या? हिंदी में नाम होते हैं प्राणी अलग अलग सबके। इधर देखो, एक नंबर द्रव ईंधन में पढ़ेंगे अपने, थोड़ा सा पढ़ना, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। पेट्रोल, ठीक है, इधर ध्यान दो। पेट्रोल, अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, याद करो। क्या? ये कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक क्या बनते थे? कार्बन 1 पे क्या आता था? कार्बन 4 पे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनसे सारे बनते हैं गैस ईंधन। ब्यूटेन के बाद कोई गैस ईंधन नहीं आता है। पेंटेन पैसे, पेंटेन पैसे, पेट्रोल शुरू हो जाता है। कार्बन 5 मतलब पेंटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कार्बन 8 तक आ जाओ। कार्बन 8 पे ऑक्टेन, पेंटेन से ऑक्टेन तक पेट्रोल बनता है। पेट्रोल को हिंदी में कहते हैं गैसोलीन। पेट्रोल पंप पे जाओ जब, अब की बार तो बोलना भैया 100 रुपए का गैसोलीन देना, तो उसको पता ही नहीं है, वो बोलेगा मेरे को रखा। आगे पूछ कोई दुकान पर, उनको पता ही नहीं है। गैसोलीन कार्बन 5 से 8, अगर कार्बन परमाणु 5 से 8 हुए तो बनने वाला कार्बनिक पदार्थ होगा पेट्रोल। पेपर में आएगा पेट्रोल में कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन 5 से 8, कार्बन 1 से 4, कार्बन 9 से 16, कार्बन 17 से 30। कार्बन 5 से 8 पेट्रोल बनेगा। 8 पे क्या बनता है? ऑक्ट, तो बन जाएगा ऑक्टेन। इसीलिए बोलोगे पेट्रोल की शुद्धता किसमें मापी जाती है? जिस पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन संख्या अधिक होगी वो पेट्रोल सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा। पेट्रोल की शुद्धता किसमें मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या। पहली बात तो मेन यही है। एक और पढ़ लो, चलो इसके अंदर 2 तो पढ़ ही लो। डीजल और केरोसिन दोनों सेम ही है। इनमें यदि कार्बन परमाणु की संख्या हो 9 से 16 तो बनने वाला कार्बनिक पदार्थ डीजल और केरोसिन के रूप में बाहर निकलता है। 16 पे वर्ड यूज होगा सिट। इसलिए डीजल और केरोसिन की शुद्धता मापी जाती है सीटेन संख्या में। वो मनी ध्यान को नहीं, सीटेन संख्या, सीटेन संख्या। तो डीजल और केरोसिन की सीटेन संख्या इतना याद रखो बस। इसके आगे जैसे और भी होता है, पैराफिन, मोम भी होता है और असफाल्ट भी होता है, लुब्रिकेट्स, फेविस्टिक आती है ना चिपकाने वाली, चिपकू आइटम है ना, वो इसी के अंदर से निकलते हैं। असफाल्ट, सड़क की वाही पट्टे होते हैं ना, सड़क पे बीच में सफेद सफेद रंग की पट्टियां बनी होती है, सड़क की डामर उखड़ जाती है और वो पट्टी है ना, वो जल्दी से उसका कलर नहीं जाता। सड़क पट्टी का बना है वो असफाल्ट होता है ना, असफाल्ट। हवाई पट्टी का भी उसी से बनती है, पर वो इतना गहरा आपसे नहीं पूछेंगे, इतना ध्यान रखो। आपके लिए ईंधन में ना ठोस ईंधन और गैस ईंधन 2 इंपॉर्टेंट है। रेयर चांस है इससे आ जाए क्वेश्चन, बहुत कम चांस है। आइए याद रखना एक, ये था आपका द्रव ईंधन। ईंधन में 2 पार्ट हो गए, ठोस ईंधन और द्रव ईंधन। कल पढ़ेंगे गैसीय ईंधन पे चर्चा करेंगे, सारे गैस खत्म करेंगे। उसके बाद पर्यावरण का टॉपिक पढ़ेंगे, ओजोन परत, फिर पढ़ेंगे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। मिलते हैं ब्रेक के बाद।